हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैमवेद। आई एम योर टीचर सुशील जैन और हम पढ़ रहे थे हमारा फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आई थिंक आज जो 11th के बच्चे हैं वो थोड़ा सा डर रहे होंगे आई थिंक, क्योंकि आज रिजल्ट आने वाला है या आ सकता है। आजकल में 12th का रिजल्ट आ गया, 10th का रिजल्ट भी जल्दी आ सकता है। मे भी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक आपका रिजल्ट आ चुका हो। तो जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया होगा उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका थोड़ा बहुत रह गया एक्सपेक्टेड कि सर इतना नंबर नहीं आ पाए हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, आप 12th के लिए ट्राई कीजिएगा। 12th में आप अच्छे मार्क्स लेके आइए, क्योंकि 12th के मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके लिए एज कम्पेयर टू 10th के। ओके, तो निराश मत होइएगा, आपका मेन फोकस रखिएगा नीट जेई पर। अगर आप साइंस के बच्चे हैं तो थोड़े बहुत मार्क्स देख के घबराइएगा मत कि मार्क्स कम आ गए हमारे, हा हो क्या हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा। क्लियर है? चलिए तो टेंशन को रखिए दूर और टॉपिक पर आते हैं हमारे। आज हम चैप्टर को कोशिश करेंगे खत्म करने की। बहुत दिन हो गए, कहेंगे सर बहुत दिन हो गए, क्या आप भी डेली वही बेसिक कंसेप्ट करते रहते हो, कुछ नया भी तो पढ़ाओ। तो इस टॉपिक के बाद, आज के टॉपिक के बाद हम कुछ नया पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके ज्यादा इतने वो भी नहीं है कि बहुत मुश्किल है या बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन अगर आपको सोल्व करना है, आप नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई बुक फॉलो कर रहे हो जेई और मेन के लिए जो वहाँ क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड, तो वहाँ आप इसके कुछ क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं आपको। तो डायरेक्ट आप इस मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आज मैं आपको 2-3 छोटी बातें बताऊंगा, ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं, और एक दो न्यूमेरिकल करवा के आपको बस आज हम फ्री कर देंगे। ओके, फिर आपको छुट्टी कर देंगे, फिर आप कल आइएगा। चलिए, तो 3 बातें आपको पढ़नी है आज। मैं 3 बातों की मेन बताऊंगा आपको आज। उसमें से जो सबसे पहली बात है, जब हम कंसंट्रेशन वाला टॉपिक कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन वाले टॉपिक के अंदर क्या हो रहा है। कंसंट्रेशन वाले टॉपिक के अंदर एक क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलेगा कि आपको H2O2 की कंसंट्रेशन पूछी जाती है, H2O2 की मोलैरिटी पूछी जाती है। आजकल जो बोर्ड एग्जाम है वहां तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, स्कूल एग्जाम में तो वहां तो हम अलग से बाद में भी आएगा थ्योरिकल, वहां बताऊंगा आपको मैं, हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे जरूर। लेकिन नीट और जेईई के अंदर H2O2 से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आपसे कंसंट्रेशन पूछ लेते हैं कि H2O2 की कंसंट्रेशन निकालिए, और कुछ दे रखा होता है आपको, गिवन कुछ ना कुछ तो अमाउंट देंगे, नॉर्मल सी बात है। तो वो दे क्या रखा होता है और क्या आपको निकालना है, वही हम आज पहले तो पढ़ेंगे। उसके बाद जो टॉपिक बचते हैं उसको देखते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है बेटा आपका कि स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन जो होती है H2O2 की, वो 2 तरह की होती है। एक तो आपकी होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से मिलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ से। एक तो आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन होती है, या फिर आपको गिवन होती है परसेंटेज स्ट्रेंथ। यहां से भी क्वेश्चन मिल जाता है, बट यहां से क्वेश्चन कम मिलता है। ज्यादातर जो आपको क्वेश्चन मिलता है इस चैप्टर से रिलेटेड वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ से आपको मिलता है। अब ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ है क्या, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप किसी क्वेश्चन में देखोगे तो आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि H2O2 की 3 वॉल्यूम लिखी हुई है, या H2O2 3 वॉल्यूम है, या H2O2 30 वॉल्यूम है, ऐसे लिखा होता है। तो इस वर्ड का क्या मतलब है, यही हमें सीखना है कि H2O2 का 3 वॉल्यूम का क्या मतलब है, 30 वॉल्यूम का क्या मतलब है। वो आपसे कहते हैं देखिए, जब आपका H2O2 डिकम्पोज होता है, H2O2 जब डिकम्पोज होता है तो ये क्या बनाता है, ये आपका H2O और O2 बनाता है। ओके, जब ये डिकम्पोज होता है तो ये क्या बनाता है, O2 बनाता है। तो ये कह रहा है कि अगर मैं 1 लीटर, लिक्विड फॉर्म में होता है, 1 लीटर H2O2 को डिकम्पोज करने से जितने लीटर O2 गैस बनेगी वो उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी। समझ में आ गई बात कि 1 लीटर H2O2 को डिकम्पोज करने से जितने लीटर O2 गैस बनेगी वो उसकी क्या होगी, वो उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी। तो अगर मैं कहता हूं कि 3 वॉल्यूम है, तो 3 वॉल्यूम में क्या मतलब है कि 1 लीटर H2O2 से 3 लीटर O2 गैस बनती होगी। अगर मैं 30 लिख रहा हूं तो 30 का क्या मतलब है कि 1 लीटर H2O2 के डिकम्पोज होने से 30 लीटर O2 गैस बनती होगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ में वो हमारा क्या होता है। अब इसके बाद जो दूसरा हमारा होता है परसेंटेज स्ट्रेंथ। आई थिंक वॉल्यूम स्ट्रेंथ समझ में आ गया होगा। आप 1 लीटर भी कर सकते हो, 1 मिलीलीटर भी कर सकते हो कि 1 मिलीलीटर H2O2 से कितने मिलीलीटर बनते हैं, और कंडीशन क्या है, एनटीपी पे, ये ध्यान रहेगा, एट एनटीपी। तो दूसरी क्या है आपकी है परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ तो आपको बहुत इजी से पता है, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ में। इसमें क्या होता है, इसमें कह रहा है कि जब हम 100 ml सॉल्यूशन लेंगे, 100 ml सॉल्यूशन लेंगे तो उस 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम H2O2 प्रेजेंट है, वेट ऑफ H2O2।
तो वो क्या कहलाएगा, उसकी परसेंटेज स्ट्रेंथ कहलाएगी। मान लीजिए मैं कहता हूं कि 5% प्रेजेंट है, तो इसका क्या मतलब है कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 5 ग्राम H2O2 प्रेजेंट होगा, यानी W/V हो गया, ये W था, ये V हो गई, तो थर्ड टाइप हो गई। W/V परसेंटेज मैथड बताया था मैंने आपको, अगर आपने कंसंट्रेशन के वीडियो देखे होंगे तो वहां मैंने आपको परसेंटेज में 3 फॉर्मूले बताए थे, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम। तो थर्ड वाला अप्लाई होगा यहाँ पे कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, इसमें सॉल्वेंट हमारा वाटर है, उसमें कितने ग्राम हमने H2O2 जो है वो डिसोल्व किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज स्ट्रेंथ। दोनों बात समझ में आ गई। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या बता रही है कि 1 लीटर या 1 मिलीलीटर H2O2 कितने लीटर, हाउ मच लीटर, x मान लेते हैं, x लीटर अगर O2 पर प्रोड्यूस कर रही है, सॉरी ml प्रोड्यूस कर रही है, तो हम कहेंगे कि वो x क्या है, उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। समझ में आया? डिकम्पोज कैसे, तो मैंने रिएक्शन आपको दिखा दी थी। अब यहां से हम क्या क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं, या तो आपको नॉर्मेलिटी दी होती है या मोलैरिटी दी होती है सॉल्यूशन की, और आपसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ ली या परसेंटेज स्ट्रेंथ पूछ ली, या उल्टा हो गया कि आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है, परसेंटेज स्ट्रेंथ दे रखी है और आपसे नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी पूछ ली। तो ये कंसंट्रेशन का टॉपिक ही है, मैंने वहां नहीं करवाया क्योंकि 12th में हम कर रहे थे तो वहां इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन क्योंकि 11th के बच्चों को इस तरह का टॉपिक भी आना चाहिए, इसलिए मैं आपको अलग से करवा रहा हूं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। ओके, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है बस, उसके बाद हमारा काम खत्म। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलैरिटी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो आपकी होती है दैट इज इक्वल टू 11.2 इनटू में मोलैरिटी। हम फिलहाल उस बात पे नहीं जा रहे हैं कि डेरिवेशन कैसे आया है, मैं अभी उस बात पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये फॉर्मूला सीधा अप्लाई करना है, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए एक टॉपिक है, तो वहां हम इतना लंबा थ्योरिटिकल नहीं करते हैं, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है। हाँ, डेफिनेशन जरूर पता होनी चाहिए आपको। ओके, तो इसी तरह से आपका जो H2O2 होता है, कल हमने एक मिनट मास का टॉपिक पढ़ा था, तो H2O2 का जो n फैक्टर होता है वो 2 होता है। n फैक्टर कितना होता है? 2 होता है। तो अगर n फैक्टर 2 होता है और आपको नॉर्मेलिटी की टर्म में निकालना हो, नॉर्मेलिटी की टर्म में निकालना हो, तो नॉर्मेलिटी की टर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5.6 इनटू में यहां क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी। तो आई होप कि आपको ये दो फॉर्मूले जो है वो समझ में आए होंगे कि वॉल्यूम और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है और वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन होता है। क्लियर? अच्छा, चलिए इसको साफ करते हैं। देखिए, अगर आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ की टर्म में निकालना हो तो आप परसेंटेज स्ट्रेंथ की टर्म में कैसे निकालोगे, वही सेम बात। देखिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ और परसेंटेज स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन बनता है, वही अगर हम न्यूमैरिटी कर रहे हैं तो 11.2 यहां पे लेनी है आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ, और यहां उसको डिवाइड करना है उसके मोलर वेट से। H2O2 का मोलर वेट कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्मेलिटी की, तो नॉर्मेलिटी में क्या होगा, 5.6 इनटू में परसेंटेज स्ट्रेंथ एंड डिवाइड बाय क्या लेंगे, उसका इक्विवेलेंट वेट लेंगे। इक्विवेलेंट वेट एंड फैक्टर से मोलर वेट को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, और अगर हमें परसेंटेज स्ट्रेंथ दी हुई है तो हम कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता देता हूं करके, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 2 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन। हो जाएगा, आसान सा है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है, अभी मान लेते हैं। नॉर्मेलिटी कितनी दी है, 2। फॉर्मूला क्या होता है, 5.6 इनटू नॉर्मेलिटी, तो आ गया आंसर 12, और 11.2 उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गई।
ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और क्या कर सकते हैं हम, जैसे आपसे पूछते हैं कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 5 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, कर लोगे? ये तो हो जाएगा, आसान सा है कि नहीं होगा? 5 वॉल्यूम दे रखी है तो 5 इक्वल टू 11.2 कर लीजिए, इंटू में लीजिए आप, ये निकाल लिया परसेंटेज स्ट्रेंथ आपको, तो ये ले लीजिए और डिवाइड किससे करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से, वो 34 होता है, तो वो क्या आ जाएगी आपकी, उसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो यहां से आपका टॉपिक हो गया ये क्लियर, जिसका नाम था कि H2O2 को कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या क्वेश्चन आपके H2O2 से रिलेटेड आ सकते हैं। ओके, चलिए अब एक नया टॉपिक आपको बताता हूं ऐसे छोटा सा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है हमें। देखिए, जब हम स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन कर रहे थे तो स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर रहे थे, पहले रिएक्शन को बैलेंस कर रहे थे, है ना, और रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पा रही थी, हम अमाउंट नहीं निकाल पा रहे थे, ना तो रिएक्टेंट का ना प्रोडक्ट का, मतलब जो भी हम यूज कर रहे हैं, तो उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं और उस प्रिंसिपल को बोलते हैं, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है खास, बस सीधा तो अप्लाई होता है ये, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ये एक टॉपिक है आपका अलग से छोटा सा, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, जिसको हम स्मॉल में लिखेंगे अगर POAC, तो हमें ये POAC पढ़ना होता है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। बहुत आसान सा टॉपिक है। इसमें कह रहे हैं कि आप किसी एक एलिमेंट के मास को कंजर्व कर लीजिए, मास को नहीं, एटम को कंजर्व कर लीजिए, और अगर आप एटम को कंजर्व कर लेते हो तो उससे हम किसी भी चीज का अमाउंट जो है वो निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। उसमें हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो कैसे नहीं है, अब इसके लिए आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है KClO3, ये कोई रिएक्टेंट है, और इसको हमने कर दिया हीट, और इसको हीट करने से मान लीजिए हमें मिलता है KClO और यहां मिलता है O2। ये हमने मान लिया कि भाई जब हम KClO3 को हीट करते हैं तो यहां से हमें KClO मिलता है, O2 मिलता है। अब हमें नहीं पता ये बैलेंस है कि नहीं है। ओके, तो अब देखिए आगे क्या होता है। हालांकि बैलेंस दिख रही है मुझे, बट हो सकता है शायद बैलेंस ना भी होती। तो इसमें करना क्या, देखिए हमें मान लीजिए पोटेशियम निकालना है, यहाँ थोड़ा सा अलग ले रहे हैं कुछ, चलो इसमें कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, देखिए जैसे इसमें पोटेशियम कितना है 1, अब हमें पता बैलेंस थी कि नहीं थी, तो हम क्या मानेंगे कि n मोल ऑफ KClO3। अभी K है इसमें, प्रोडक्ट साइड किसमें है, यहां पर है, तो इसके हमें पता कितने मोल बने हैं, लेकिन इसमें एक में कितने हैं 1, तो 1 इंटू में n मोल ऑफ KClO। इसी तरह से अगर क्लोरीन निकालते हैं तो क्लोरीन के लिए 1 इंटू में n मोल ऑफ KClO3 इक्वल टू 1 मोल ऑफ, सॉरी 1 इंटू में n मोल ऑफ KClO। ओके, मैं एक एग्जांपल से और आपको क्लियर कर देता हूं, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए C6H12O6 है, ठीक है, जब इसको हम हीट करते हैं तो ये आपको क्या देगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 और H2O देगा। अब देखिए यहां से ये हमें मिलेगा यहां से, ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे हमारे पास क्या है, साथ में ऑक्सीजन है, ऐसे हो गया। चलिए अब देखिए हमें कार्बन निकालना है, कार्बन का कितना वेट बना होगा, कितना यूज हुआ होगा, तो कैसे करते, देखो यहाँ 1 मोल मान रखा है हमने, तो इसमें एक में कितने हैं 6 कार्बन है, तो 6 इंटू में नंबर ऑफ मोल किसके, ग्लूकोज के, C6H12O6 इक्वल टू किसके, यहां इस तरफ कार्बन है तो 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के साथ CO2 के कितने नंबर ऑफ मोल बने हैं। ऐसे हाइड्रोजन देखिए यहां कितने हाइड्रोजन है 12, तो 12 इंटू में नंबर ऑफ मोल किसके, C6H12O6 के, इक्वल किसके होना चाहिए, वो यहां पे कितने हैं 2, तो 2 इंटू में नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। क्लियर हो गया। तो यहां से आपका ये हमने निकाल दिया। अरे कार्बन और हाइड्रोजन आ जाएंगे तो ऑक्सीजन तो अपने आप आ जाएंगे, कितने यूज हुए हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं
कुछ भी टॉपिक की, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, तो कुछ तो वो गिवन होगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपका प्रिंसिपल जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका न्यूमेरिकल है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, और ऐसे ही न्यूमेरिकल बस आपके आते हैं। अब ये कह रहा है कि हमने 88 ग्राम ऑफ CO2 लिया और उसको हमने ट्रीट किया बहुत सारे रिएजेंट्स के साथ, ये बनाने के लिए, C2H6 बनाने के लिए, इथेन बनाने के लिए। आपसे इसका मास पूछ रहा है कि कितना इथेन बनेगा अगर कार्बन एटम को हमने कंजर्व किया है। तो देखिए नाम आ गया एटम आर कंजर्व, तो अगर एटम कंजर्व है मतलब कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगेगा। ओके, करना क्या देखिए आपको अभी बताया था, हमें नहीं पता क्या रिएक्शन हुई है, हमें ये पता है कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो दोनों का जो रिलेशन बताया था मैंने इक्वल होना चाहिए। अब इसमें बैलेंस नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं कि कौन कौन से रिएजेंट हमने यूज किए हैं। ओके, तो हम यहां क्या कर सकते हैं, देखो 1 कार्बन है और नंबर ऑफ मोल हमें नहीं पता कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 ऐसे होगा, इक्वल किसको होना चाहिए, C2H6 में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 इंटू में नंबर ऑफ मोल किसके, C2H6 के, ठीक है। अब हमें तो नंबर ऑफ मोल ही दे रखे हैं, हमें तो मास दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 1 इंटू में नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, गिवन मास ऑफ CO2, गिवन मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2 इक्वल टू एज ए 2 इंटू में गिवन मास, ये हमें निकालना है, गिवन मास ऑफ C2H6 और इसको डिवाइड किससे करना है, C2H6 के मोलर मास से। अब तो शायद हो जाएगा क्वेश्चन आपका, हो ही गया बस। देखिए गिवन मास ऑफ CO2 कितना है 88, मोलर मास कितना होता है 44। ओके, मुझे याद है, आप निकाल लीजिएगा। तो 2 इंटू में गिवन मास ऑफ C2H6 हमें निकालना है तो x मान लेते हैं, और मोलर मास यहां से निकाल लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, 24 और 6 30 हो गया, इसको सोल्व कीजिए, ये होगा 15, तो ये कितना हो गया 2, तो x कितना आ गया 30 ग्राम, आपका आंसर आ गया। देखो ना हमें रिएक्शन लिखनी पड़ी, ना हमें कुछ बैलेंस करना पड़ा, बिना रिएक्शन लिखे बिना बैलेंस करे हमने क्वेश्चन को सीधा निकाल के आंसर दे दिया, तो कितना टाइम हमारा बचेगा, है ना, हमें सारी रिएक्शन आने की जरूरत भी नहीं है। इसीलिए मैंने आपको ये प्रिंसिपल बताया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपका बनता है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। टॉपिक सेकंड, बहुत छोटे टॉपिक करवा रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट से, तो अभी बिल्कुल लास्ट टॉपिक करते हैं, उसके बाद हम चैप्टर करेंगे खत्म आज, ठीक है। कुछ रह जाएगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बंद ही कर रहा हूँ बनाने, बट फिलहाल के लिए इतना मैंने करवा दिया आपको कि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो सारे इस चैप्टर से सोल्व हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, क्या होता है, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो एक सिंगल स्टेप में खत्म नहीं होती है। हो सकता है कि उस एक रिएक्शन हुई, उसका कुछ प्रोडक्ट बना, फिर वो प्रोडक्ट एक दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलके फिर एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। उस तरह 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, पहले स्टेप से जो प्रोडक्ट आया है वो दूसरे स्टेप में एक रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है और फिर वो आगे प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि भाई 2 रिएक्टेंट है A और B और इससे कोई प्रोडक्ट बना C, ठीक है, लेकिन ये C क्या करता है, फिर इसे एक नए रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके E बना देता है, फिर ये E जो है वो किसी एक नए रिएक्टेंट के साथ खुद से ही मान लीजिए किसी तरीके से चेंज होके वो क्या कर लेता है, F बना लेता है। तो फाइनल प्रोडक्ट रिएक्शन का क्या हुआ, ये हुआ। तो अगर इस तरह की रिएक्शंस आपको दे रखी हो, आपसे क्या रखा हो भाई पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, और मुझे बताओ भाई फाइनल प्रोडक्ट कितना होना, आपको फाइनल प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना आ जाए किसी तरीके से, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते क्या है, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन या कंजुगेटिव रिएक्शन बोल देते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन बोलते हैं या कंजक्टिव रिएक्शन बोल देते हैं, कंजुगेटिव रिएक्शन। स्पेलिंग देख लीजिए, भाई स्पेलिंग बहुत गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। कंजुगेटिव रिएक्शन हम बोल देते हैं, ओके। तो जिनमें एक स्टेप में रिएक्शन ना होती हो बल्कि एक से ज्यादा स्टेप्स में रिएक्शन होती हो, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन या कंजुगेटिव रिएक्शन। अब इसमें आपसे पूछते क्या है, इसमें आपसे पूछते हैं फाइनल प्रोडक्ट का अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपसे पूछते हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे आप सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ज्यादा हम लंबे चौड़े उसमें काम में घुसेंगे नहीं, ठीक है। अब इसमें करना क्या, देखिए जो आपके स्टार्टिंग वाले आपके जो रिएक्टेंट हैं उनमें से एक आपका एक्सेस में होगा और दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सिंपल सी बात है ना, एक तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा और एक आपका क्या होगा उसमें एक्सेस में होगा। तो वो आपको देगा स्टार्टिंग न्यूमेरिकल में, भाई ये एक्सेस में लिया हुआ है हमने और ये एक्सेस में नहीं लिया हुआ है, या नहीं पता चले तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको सिखाया हुआ है मैंने, ठीक है।
आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, फॉर्मूला ये करना है कि उस प्रोडक्ट का जो यहां से प्रोडक्ट बना है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लेना है प्रोडक्ट का। एससीपी का मतलब क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। उस अगर मान लीजिए दो प्रोडक्ट बनते हैं सी और डी बन गया, अब आप कहोगे सर किसका ले, सी का ले कि डी का ले, जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ज्यादा हो दोनों में से, मान लीजिए इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, तो आप 5 वाले को लोगे, ठीक है ना। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट जिसका ज्यादा होगा, और नीचे क्या लेना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में किसका लेना है, स्टोइकियोमेट्रिक जिसका कम होगा, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही डिसाइड करेगा ना कितना रिएक्शन होगा, तो उसके अमाउंट पे डिसाइड करेगा। तो वो हमने रिएक्टेंट का किसका लेना है, लिमिटिंग रिएजेंट का लेना है। मान लीजिए फर्स्ट रिएक्शन का हो गया, इसका हो गया, फिर ऐसे सेकंड रिएक्शन के लिए करना है सेम, ठीक है। इसी तरह से थर्ड के लिए मान लीजिए जितनी भी रिएक्शन है, 2 है, 3 है, 4 है, जितनी भी रिएक्शन हो उसके लिए करना है। और इनटू में क्या करना है, नंबर ऑफ मोल लिखने हैं, किसके लिखने हैं, लिमिटिंग रिएजेंट के लिखने हैं, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, उसका अमाउंट मिल जाएगा, किसका, प्रोडक्ट का। अब खास बात ये रखनी है, ये फॉर्मूला आप कब अप्लाई करोगे, ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई करोगे जब आपको ये कहा गया हो कि जो यील्ड है प्रोडक्ट की हर केस में वो 100% है। जो आपकी यील्ड है हर केस में वो कितनी है, 100% अगर है, तभी आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं भी एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, बट फिलहाल आपको फॉर्मूला समझना है कि फॉर्मूला क्या है। ये क्लियर हो गया, चलिए। इसी तरह से मान लीजिए अगर बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, अगर आपकी यील्ड 100% ना हो, मान लीजिए पहले वाले केस में कह रहे हैं 70% है, दूसरे वाले केस में कह रहे हैं चलिए 80% बनता है, तो ये उसकी परसेंटेज यील्ड हो गई। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, साथ में परसेंटेज यील्ड से और मल्टीप्लाई कर देना है। मान लीजिए x1 x2 कुछ भी आ गई, तो वो क्या आएगी आपकी, ये क्या है आपकी, ये आपकी परसेंटेज यील्ड आ गई। समझ में आ गया क्वेश्चन, फॉर्मूला समझ में आ गया, कुछ भी नहीं करना। अमाउंट निकालना है प्रोडक्ट का, परसेंटेज निकालनी है तो 100 से क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगर आपसे परसेंटेज पूछता है तो इस पूरे फॉर्मूले को 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वो परसेंटेज आ जाएगी आपकी। ओके, तो ये था आपका टॉपिक कि हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन केस ऑफ सिक्वेंशियल रिएक्शन या कंजुगेटिव रिएक्शन। उसका आपको मैंने फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, उससे आपका सारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए वो करते हैं। तो ये क्वेश्चन है बिल्कुल आंसर देखिए, वो कह रहा है कि 5 मोल आपके ए के हैं तो रिएक्ट करते हैं एक्सेस ऑफ बी। अगर एक्सेस ऑफ बी कह रहा है, इट मींस कि ये क्या है आपका, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, उसके बाद आपसे कह रहा है कि ये रिएक्शंस हैं कि जिसमें सी और डी बन रहा है आपका, विच फर्दर शो सीक्वेंशियल रिएक्शन एज गिवन बिलो, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ एच फॉर्म। ओके, तो ये आपको करना है। तो कैसे करोगे, ये तो बैलेंस रिएक्शन है भाई, तो बैलेंस के हिसाब से करना है पहले आपको। ये बैलेंस रिएक्शन है, यहां मत देखिए यहां 5 दिया हुआ है, आपने 2 लिखा हुआ है, ये तो बैलेंस रिएक्शन है। ये तो एक्चुअल अमाउंट में दिया है, अगर 2 के हिसाब से इतना होता है तो 5 के हिसाब से कितना बनेगा एच, ये पूछ रहा है आपसे। ओके, तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, बहुत आसान सा है। लेकिन इन दोनों में से लिमिटिंग एजेंट कौन है, 2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, तो ज्यादा कौन सा है, 7 वाला, तो 7 डिवाइड बाय 2 इनटू में, नीचे वाले पे आइए, नीचे वाले में ज्यादा क्या है प्रोडक्ट में, 6, तो 6 यहां तो एक ही प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है, तो 2 इनटू में, नेक्स्ट वाले में आइए, यहां ये आपका 3 लिखा हुआ है भाई, ठीक है। अब यहां से क्या है, यहां से आपका 4 है और यहां कितना है 3, तो ये तो हमने कर दिया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई, इनटू में क्या करना था, नंबर ऑफ मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, और वो कितना दिया हुआ है 5, तो यहां कितना आ गया 5, तो ये क्या आ जाएगा आपका अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब इसमें मैंने पहले वाला फॉर्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ये नहीं दिया होगा कितनी यील्ड है, परसेंटेज यील्ड आपको नहीं दी गई है, तो आप क्या मानोगे कि यहाँ पे परसेंटेज यील्ड पूरी 100% है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर वो दूसरा फॉर्मूला लगाना होता तो वहां क्या करते साथ में, मान लीजिए कहता है कि यहाँ 70% है, यहाँ 30% है, या नेक्स्ट वाले में 20% है, इस तरह से कर लेते हैं। तो यहां से क्या होता कि इनटू में 70/100, ये परसेंट दिया हुआ है, तो 70/100 इनटू में 30/100 इनटू में 20/100, तो इस तरीके से करते तो वो भी सोल्व हो जाता। तो ये आपका क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया, किस तरह सोल्व करना है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए आज हमारा हमने खत्म किया फर्स्ट चैप्टर। आई होप कि मैं जितना आता था मैंने आपको सारा बताया, खासकर नीट और जेईई के बच्चों के लिए भी। और एक अगर टॉपिक कोई ऐसा होगा जो आपको लगता है सर ये तो
नहीं हुआ अभी तो छोड़िएगा मत उसको, एक्चुअल में मैं उसको बाद में कराऊंगा, मुझे टॉपिक सारे पता हैं। बट फर्स्ट चैप्टर में जितने आपके टॉपिक आ सकते हैं सारे मैंने कवर कर दिए आपके टॉपिक, जहां से क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल बन सकता है, थ्योरिकल बन सकता है। इसके बाद का टॉपिक हम नया चैप्टर हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कल से जुड़िएगा मेरे साथ एक नया चैप्टर करने के लिए। हो सकता है आपने कहीं से पढ़ रखा हो पहले, तो डाउट्स हो मन में, तो डाउट्स हो सकता है कि मेरे पढ़ने से आपके दूर हो जाएं। तो कल मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ, तब तक चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में। ओके, तो इसी बात के साथ अपनी वाणी को देता हूँ आराम। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।